स्टार्ट करेंगे आज पॉलिटी, और एक पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन का होगा और एक पोर्शन लॉ का होगा। ठीक, लॉ में इनका जो सिलेबस है वो है बेसिक लॉ, बेसिक लॉ। और मार्किंग स्कीम पता है आप लोगों को? इसकी मार्किंग स्कीम कितने क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? देखिए 4 से 5 क्वेश्चंस बेसिक लॉ से आते हैं और 15 से 18 क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करेंगे, फिर कभी किसी और दिन बेसिक लॉ के ऊपर। तो देखिए स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले पॉलिटी को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है राज्य व्यवस्था। तो सबसे पहले यहां पे देखना होगा कि राज्य क्या होगा, स्टेट क्या होगा। क्योंकि पॉलिटी में जब हम कभी भी किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको स्टेट बोलेंगे। ठीक है, और अगर हम ज्योग्राफी में रिप्रेजेंट करेंगे तो इंडिया बोलेंगे, तो कंट्री बोलेंगे। तो इंडिया स्टेट है, अमेरिका स्टेट है। इसका मतलब क्या होगा कि इनको स्टेटहुड मिला हुआ है, स्टेटहुड मिला हुआ है, तो ये स्टेट हो गया। अब हमें सबसे पहले इसी स्टेट को समझना होगा, स्टेट क्या होता है, इसका निर्माण कैसे बनता है। देखिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टेट किसी भी समाज की राजनीतिक संरचना को राज्य कहते हैं। ये आपका स्टेट का सबसे बेसिक मीनिंग होगा। किसी भी समाज की, यहां पे कीवर्ड होगा समाज, सोसाइटी, उसकी राजनीतिक संरचना को राज्य कहते हैं। इंग्लिश में क्या होगा इसका मीनिंग? द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी सोसाइटी। द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी सोसाइटी इज नोन एज स्टेट। यहां पे ध्यान दीजिएगा, एस कैपिटल में होगा। ठीक है, जो एस स्मॉल में होगा वो निर्माणक इकाई होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होगा। जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, उसको भी स्टेट बोलते हैं, मगर वो उसको हम लोग पॉलिटी के अंदर कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एस से। कैपिटल एस क्या होगा? इंडिया, यूएसए। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा कि समाज की स्टेट होता क्या है। इसका एक जनरल मीनिंग होगा, समाज की राजनीतिक संरचना को राज्य कहते हैं। अब सवाल उठता है कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये बनता कैसे है, उसको समझते हैं। देखिए स्टेट होने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, या क्या क्या तत्व होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। स्टेट कैसे बनता है? सबसे पहला पॉइंट, इसमें ज्योग्राफिकल टेरिटरी होगी, भूभाग होगा, इसको हिंदी में बोलेंगे भूभाग। जब समाज नहीं बने होंगे तो भूभाग तो होगा ही होगा, टेरिटरी भी होगी। उसके ऊपर कुछ लोग आकर बसे होंगे तो वो जनसंख्या होगी, कुछ लोग आकर बसे होंगे तो वो जनसंख्या होगी। और इन जनसंख्या से सोसाइटी बनी होगी। लोग बसेंगे तो वहां पर समाज का निर्माण होगा, सोसाइटी होगी। और ये जो सोसाइटी होगी, ये सोसाइटी डाइवर्स सोसाइटी भी हो सकती है।
जिसको हम लोग बोलते हैं विविधता मूलक, यानी कि जहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होगी। डाइवर्सिटी कैसी हो सकती है? कल्चरल हो सकती है, अलग अलग संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग रहते होंगे यहाँ पे। उसके बाद में भाषाई हो सकती है, जिसको कहते हैं लिंग्विस्टिक। उसके बाद में धार्मिक हो सकती है, जिसे कहते हैं रिलीजियस। और भी कई तरह की डाइवर्सिटी हो सकती है। दूसरा कैसा सोसाइटी हो सकती है? जहां पर विविधता कम होगी, यानी कि लेस डाइवर्स। ये मत सोचिएगा कि सोसाइटी में डाइवर्सिटी होगी ही नहीं, ठीक है? ऐसा कोई समाज नहीं है जहां पे डाइवर्सिटी होगी नहीं। ये हो सकता है कि कम डाइवर्सिटी और ज्यादा डाइवर्सिटी हो सकती है। तो जो कम डाइवर्स है, लेस डाइवर्स है, वहां पे डाइवर्सिटी कम दिखाई पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यहां पे ब्रिटेन को ले सकते हैं। ब्रिटेन में कम डाइवर्सिटी है, और अमेरिका भी डाइवर्स है क्योंकि वहां नस्ल के आधार पर रेशियल भेदभाव होते हैं। भारत तो जबरदस्त डाइवर्सिटी है इंडिया में, कल्चरल भी है, लिंग्विस्टिक भी है, रिलीजियस भी है, धार्मिक भी है, कई सारी तरीके की डाइवर्सिटी है। अब मेरी बात को सुनिएगा, मैं फिर वापस आ रहा हूं। हम लोग यहां पर ये डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि पॉलिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है स्टेट। जब तक आप स्टेट को नहीं समझेंगे तब तक आप संप्रभुता को नहीं समझ पाएंगे, जिसे कहते हैं सोवरेनिटी। जब तक सोवरेनिटी नहीं समझोगे तब तक ये नहीं समझ पाओगे कि भारत 3 चरणों से गुजरा है। देखिए कैसे, यहां से थोड़ा डाइवर्ट करके मैं बता रहा हूं। सबसे पहले कॉलोनी था, उस कॉलोनी के बाद में डोमिनियन हुआ। डोमिनियन पे बात करेंगे, ये सब टॉपिक आगे चल के डिस्कस होंगे। उसके बाद में गणतंत्र हुआ। ये चरण थे हमारे यहां। तो अगर आप स्टेट नहीं समझोगे तो ये कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि स्टेट होगा तभी गणतंत्र हो पाएगा, ठीक है? स्टेट का मतलब यहां पे स्टेट इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है कि पूरी पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड माना जाता है, क्योंकि हम किसी भी कंट्री को राज्य तभी बोलेंगे जब वो उसमें कुछ 4 शर्तें पूरी होती होंगी। तो 2 शर्त हम लोग ने अभी लिखी। अब यहां पे सबसे पहले देखा गया कि भूभाग होगा जिस पर कुछ लोग आकर बसेंगे, उससे एक सोसाइटी का निर्माण होगा। ये सोसाइटी किस तरह की हो सकती है वो हम लोग ने देखा। अब मेरी बात को सुनिएगा, यहां पे ये जो डाइवर्सिटी है यहां पर, इसकी वजह से समाज में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जिसको कहते हैं हित टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे आप बात देखते हो, हिंदू मुस्लिम में दंगा हो गया, ऊंची कास्ट नीची कास्ट के बीच में जंग छिड़ गई, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में जंग छिड़ गई, इसको कहा जाएगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पर इसकी हिंदी होगी हित टकराव। हितों का टकराव होगा, क्योंकि समाज में, ध्यान से सुनिएगा, समाज में ऐसा कभी नहीं होगा कि एक, आप कह दो कि एक आइडियल सोसाइटी होगी। मतलब कोई ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर बिल्कुल भी किसी से टकराने की टेंडेंसी ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सोसाइटी में ऐसे लोग रहते हो जहां पे सरकार की जरूरत ही ना पड़े, शासन करने वालों की नीड ही ना हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि टकराव तो जरूर होगा, हित टकराव होगा। अब हित टकराव होने की वजह से क्या होगा? हित टकराव होने की वजह से सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होगा कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। ये कानून व्यवस्था जब बिगड़ेगी तो समाज में एनार्की होगी, निरंकुशता आएगी। तो इसको रोकने के लिए तीसरे नंबर पे जो एलिमेंट होगा वो होगा गवर्नमेंट का। समझ में आया मेरी बात? ठीक। तो जनसंख्या हो गई, सोसाइटी बनी, डाइवर्सिटी ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। दोनों तरह की सोसाइटी में ये टेंडेंसी होगी कि यहां पे कुछ लोग ऐसे रहते होंगे सोसाइटी में जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए चैलेंज होंगे,
खतरा होंगे। दूसरा, यहाँ पे हित टकराव भी होगा कि हमारा धर्म ज़्यादा ऊंचा है, तुम्हारा धर्म ज़्यादा ऊंचा है, मेरी जाति ऊंची, जाति नीची। इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ेगी, जिसे कंट्रोल करने के लिए, मतलब शासन एक अच्छे से चल सके, एक आइडियल सोसाइटी का निर्माण हो सके, इसके लिए क्या कंसेप्ट होगा? गवर्नमेंट का। इतनी बात समझ में आ गई? देखिए, अब यहां पे जब गवर्नमेंट का कंसेप्ट होगा तो सवाल ये उठता है कि सरकार का मीनिंग क्या होगा, हम गवर्नमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसका मीनिंग होगा, मैं आपको भी प्रॉपर नोट्स नोट करवा दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोगों का समूह, कुछ लोगों का समूह, कुछ लोगों का समूह जो एक निश्चित भूभाग पर और वहां मतलब कहां? इस भूभाग पर रहने वाली जनसंख्या पर राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करती है। अब देखिए, ये गवर्नमेंट की डेफिनेशन होगी, ठीक है? कुछ लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जो एक निश्चित भूभाग पर, निश्चित का मतलब क्या होगा? सर्टेन, निश्चित भूभाग पर, और वहां पर रहने वाली जनसंख्या, मतलब लोग जो वहां रहते होंगे, उनके ऊपर किसका इस्तेमाल करेगी? राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करेगी। ये होती है गवर्नमेंट। क्लियर हो गया पॉइंट? देखिए, शुरुआत में जो गवर्नमेंट होती थी एकदम बिगिनिंग में, तो वो होती थी पुलिस स्टेट। कैसे होते थे? पुलिस स्टेट। पहले जो राज्य होते थे उनकी भूमिका कैसी होती थी? पुलिस स्टेट। इनका काम केवल और केवल लॉ एंड ऑर्डर को संभालना था। समाज में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बिगड़े, इसके लिए इनको कहा जाता था पुलिस स्टेट। इन पुलिस स्टेट से मतलब नहीं था कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, किसी के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है, किसी के साथ ऊंच नीच का फर्क तो नहीं हो रहा है। इससे कोई मतलब नहीं था। इससे सिर्फ ये मतलब था कि समाज में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो पुलिस स्टेट था ये धीरे धीरे कन्वर्ट हुआ वेलफेयर स्टेट में। वेलफेयर स्टेट में, वेलफेयर स्टेट का मतलब होगा कल्याणकारी राज्य के रूप में। और ये जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में भी है, प्रस्तावना में भी है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी है, डीपीएसपी में भी है। वो बात हम लोग बाद में करेंगे। खाली इतना समझ लीजिएगा कि जो सरकार की भूमिका शुरू में थी वो केवल क्या थी? एक पुलिस स्टेट के फॉर्म में थी। इसका काम बड़ा सीमित था। वो सिर्फ क्या था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभाल कर रखना, समाज में एनार्की की सिचुएशन ना बनने पाए। धीरे धीरे जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, स्टेट का जो फॉर्म था, पुलिस स्टेट तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में क्या हो गया? वेलफेयर स्टेट। अब ये स्टेट ये देखेगा कि कोई भूखा ना सोने पाए। ये स्टेट कोशिश करेगा कि सबको रोजगार मिले, सबको एम्प्लॉयमेंट मिले। ये स्टेट कोशिश करेगा कि जो इनकम इनइक्वालिटी है, अमीर गरीब के बीच का अंतर, वो कम होता रहे। ये स्टेट ये कोशिश करेगा कि जो लोग समाज की मुख्य धारा में पीछे रह गए, मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास करेगा रिजर्वेशन के माध्यम से। तो स्टेट का जो रोल था वो किसमें ट्रांसफॉर्म हुआ? पुलिस स्टेट से वेलफेयर स्टेट में। तो सरकार की जो भूमिका है यहाँ पर, जो रोल है गवर्नमेंट का, वो क्या है? वो यहाँ पे स्टार्टिंग में पुलिस स्टेट का है, धीरे धीरे फिर कैसा है? वेलफेयर स्टेट का है। तो ये दो शब्द हैं, इनको हम लोग आगे चल के डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। तो आपने समझ लिया होगा गवर्नमेंट क्या होती है,
अब देखिए 3 एलिमेंट हमारे फुलफिल हो गए। स्टेट होने के लिए किन चीजों का होना जरूरी है? सबसे पहले भूभाग, उसके बाद में उस पर रहने वाली पॉपुलेशन, उसके बाद में गवर्नमेंट का होना जरूरी है। क्यों? वो मैंने आपको बता दिया वहां पे। अब देखिए इसको बनाना हो तो बना लो फटाफट से। पहले एक काम करें, मैं प्रॉपर लिखवा देता हूं आपको। लिखिए हेडिंग बनाइएगा, लिख लीजिएगा राज्य, स्टेट, सेंटर पेज पे स्टेट लिखा, लिखिएगा। स्टेट का मीनिंग लिखिए, किसी भी समाज की राजनीतिक संरचना, किसी भी समाज की राजनीतिक संरचना को, किसी भी समाज की राजनीतिक संरचना को राज्य कहते हैं। किसी भी समाज की राजनीतिक संरचना को राज्य कहते हैं। ठीक, इसी में लिखिए, यह एक अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त के बगल में लिखो एब्स्ट्रैक्ट। यह एक अमूर्त अवधारणा है, मतलब स्टेट जो होता है वो इंटेंजिबल होता है। स्टेट दिखेगा नहीं, फील होगा केवल। ठीक है, यह एक अमूर्त अवधारणा है जिसे बौद्धिक स्तर पर समझा जा सकता है, जिसे बौद्धिक स्तर पर समझा जा सकता है, मगर देखा नहीं जा सकता। ये स्टेट का मीनिंग हो गया। ठीक, अब लिखिए एलिमेंट्स, तत्व। एलिमेंट्स, तत्व। पहला लिखिए भूभाग, ज्योग्राफिकल टेरिटरी, भूभाग। सेकंड लिखिए जनसंख्या या पॉपुलेशन, थर्ड लिखिए गवर्नमेंट, सरकार। सरकार का मीनिंग लिख लीजिएगा, ये वाला मीनिंग है। लिखिए कुछ लोगों का समूह, लिखिएगा सरकार का मतलब क्या होगा? कुछ लोगों का समूह जो यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे कुछ लोगों का समूह भी हो सकता है और एक व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति। ये कब होगा? किसी एक व्यक्ति को कब सरकार कहा जाएगा? बताइए। मैं आपको थोड़ा और बता दूं उसमें, ताकि आपके कंसेप्ट, देखिए पहली मेरी जो शुरू की क्लासेस होंगी इसमें केवल और केवल हम लोग बेस पर फोकस करेंगे। ठीक है, पहले आपकी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाए तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जो गवर्नमेंट होती हैं, सरकारें, ये कई तरह की हो सकती हैं। ठीक, मैं यहां पर मेन लिखूंगा फॉर्म, जैसे आगे आएगा वैसे। एक होती है मोनार्की, जिसको कहते हैं राजतंत्र। ये मोनार्की भी दो तरह की होगी। एक होगी एब्सोल्यूट मोनार्की, आत्यंतिक राजतंत्र। एक होगी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र। एक होती है डिक्टेटरशिप, जिसको तानाशाही कहते हैं।
यहां भी एक व्यक्ति का शासन होगा, इसके अंदर यहां भी एक व्यक्ति का शासन होगा, यहां भी एक व्यक्ति का शासन होगा, यहां भी एक व्यक्ति का शासन होगा, मगर वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाएगा, करेगा वही, लेकिन वो एक विधानमंडल के साथ काम करके करेगा। विधानमंडल का मतलब क्या होगा? लेजिस्लेचर, विधायिका, विधायिका के साथ मिलकर काम करेगा। संवैधानिक राजतंत्र हो गया। डिक्टेटरशिप हो गई, तानाशाही। उसके बाद में और भी कई सारी है, मेरिटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, उस पर बात नहीं करेंगे, मेन पर बात कर लेते हैं। तीसरा होगा डेमोक्रेसी, जो प्रिवेल करते हैं दुनिया में, उस पर बात कर रहे हैं। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, सबसे आइडियल फॉर्म, सबसे बढ़िया फॉर्म क्या है शासन करने का? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ठीक, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन में जो ब्रिटेन में डेमोक्रेसी भी है और मोनार्की भी है। ठीक है, ब्रिटेन में। इंडिया में डेमोक्रेसी भी है और रिपब्लिक, भारत गणतंत्र भी है। ठीक है, फ्रांस लोकतंत्र भी है, गणतंत्र भी है। अमेरिका लोकतंत्र भी है, गणतंत्र भी है। कनाडा में जो कनाडा का राज्य का प्रमुख होगा, यानी कि कनाडा में जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, वो जो होगा वो ब्रिटेन की महारानी को अपनी महारानी मानेगा। कनाडा हो गया। ऑस्ट्रेलिया में आइए, ऑस्ट्रेलिया में भी जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो भी ब्रिटेन की महारानी को अपनी महारानी मानेगा। तो ना ही ऑस्ट्रेलिया गणतंत्र है, ना ही कनाडा गणतंत्र है, लेकिन भारत, फ्रांस, अमेरिका तीनों गणतंत्र हैं। तो अब देखिए, यहां पे जो मोनार्की होगी, मोनार्की में ये मत सोचिएगा ये वाली जो मोनार्की होगी, ये वाली मोनार्की, इसमें लोकतंत्र नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनिएगा, इसमें लोकतंत्र नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो मोनार्क होगा, जो राजा होगा, उसके पास में आत्यांतिक शक्तियां होंगी, वो कुछ भी कर सकता है। इतनी पावर होगी राजा के पास में, या क्राउन रानी के पास में, या क्राउन मुकुट के पास में। ये एब्सोल्यूट मोनार्की होगी, इसमें डेमोक्रेसी नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो संवैधानिक राजतंत्र होगा, इसमें लोकतंत्र जरूर होगा। लोकतंत्र होगा तभी तो विधानमंडल की भूमिका बढ़ेगी, और ये विधानमंडल महारानी जो होंगी वो विधानमंडल की सहायता से काम करेंगी। ठीक है, तो आज का जो ब्रिटेन है, वो ब्रिटेन किस में आएगा? संवैधानिक राजतंत्र में। और 1688 के पहले का जो ब्रिटेन था वो किस में आएगा? एब्सोल्यूट मोनार्की में। 1688 में क्या हुआ था? 1688 में एक वर्ल्ड हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, जिसको कहा जाता है ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ग्लोरियस रेवोल्यूशन, रक्तहीन क्रांति जिसे कहते हैं, या गौरवमयी क्रांति। इस क्रांति के माध्यम से ब्रिटेन में जो ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था थी, पॉलिटी थी, वो कन्वर्ट हो गई एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। और तब से आज तक राजा या रानी के पास में नाम मात्र की शक्तियां रह गई, सारी शक्ति किसके पास पहुंच गई? संसद के पास में, पार्लियामेंट के पास में। तो ये तीन शब्द आ गए। इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा था आपको, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो मैं अभी बताना चाह रहा था वो ये था कि सरकार में कुछ लोगों का समूह भी हो सकता है और एक व्यक्ति भी हो सकता है। एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको एक व्यक्ति का, तानाशाही या एब्सोल्यूट मोनार्की, एक ही व्यक्ति होगा, शासन करेगा। तो क्या कह रहे हैं? एब्सोल्यूट मोनार्की में कह सकते हो नॉर्थ कोरिया। वहां पे सारी शक्तियां उसी के पास में है, जो वहां का राज्य का प्रमुख है। देखिए, यहां पे ऐसा होगा, जो डिक्टेटरशिप होगी, इसका ये थोड़ा और कठोर रूप होती है, ये और कठोर रूप में होगी। एब्सोल्यूट मोनार्की इतना कठोर रूप में नहीं होगी जितना डिक्टेटरशिप होगी। ठीक है, ये आपका बेसिक बात हम लोग कर रहे थे। अब वापस आपको मैं बोल देता हूं, लिख लीजिएगा डेफिनेशन जल्दी से गवर्नमेंट की। लिखिएगा कुछ लोगों का समूह, कुछ लोगों का समूह, कुछ लोगों का समूह
जो एक निश्चित भूभाग पर, कुछ लोगों का समूह जो एक निश्चित भूभाग पर रहने वाली जनसंख्या के ऊपर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करती है, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करती है। राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करती है। क्लियर हो गया 3 एलिमेंट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसमें वो है चौथा एलिमेंट, और वो है आपका सोवरेनिटी। मेरी बात समझ में आ गई सबको? हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सोवरेनिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं संप्रभुता। देखिए, सोवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी। सुप्रीम अथॉरिटी, सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च प्राधिकारी, या सुप्रीम डिसीजन मेकिंग। अब यहां पे हम लोगों ने टोटल कितने एलिमेंट पढ़ लिए थे? 3 एलिमेंट। जो तीसरा एलिमेंट था वो था सरकार। सरकार का कैसा होना जरूरी है? संप्रभु। अगर सरकार संप्रभु नहीं है तो स्टेट हो ही नहीं सकता। ठीक, तो क्या बन जाएगा? गुलाम बन जाएगा या डोमिनियन बन जाएगा। तो स्टेट होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट ये है कि सरकार कैसी होनी चाहिए? संप्रभु। यानी कि सरकार संप्रभु, गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए? संप्रभु। संप्रभु का मतलब होगा सुप्रीम अथॉरिटी, मतलब जो ये डिसीजन लेगी वो किसी के प्रभाव में आकर पीछे नहीं हटेगी, डिसीजन अंतिम होगा। ठीक, अब देखिए, ये तो हो गया संप्रभुता का एक कॉमन मीनिंग। अब इसी में ये सोवरेनिटी 2 तरह से आप समझ सकते हैं। एक होगी इंटरनल सोवरेनिटी, आंतरिक संप्रभुता। एक होगी एक्सटर्नल सोवरेनिटी, इसको कहते हैं बाह्य संप्रभुता, इसे कहेंगे आंतरिक संप्रभुता। इसका मतलब ये होगा कि आंतरिक मामलों में, इंटरनल मैटर्स में सरकार की निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति, आंतरिक संप्रभुता। ठीक, देश के आंतरिक मामलों में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 370 का हटना, आर्टिकल 370 का हटना कैसा मामला होगा? आंतरिक मामला। तो आंतरिक मामलों में अगर सरकार कोई भी निर्णय ले सकती है तो क्या कहा जाएगा? कि सरकार आंतरिक मामलों में संप्रभु है। ठीक, गवर्नमेंट सोवरेन है इंटरनल मैटर्स में। अब आता है एक्सटर्नल सोवरेनिटी। इसका मतलब होगा बाहरी मामलों से, यानी कि एक्सटर्नल मैटर्स में, बाहरी मामलों में सरकार कोई भी डिसीजन लेने के लिए संप्रभु अगर है तो कहा जाएगा उसके पास में बाह्य संप्रभुता भी है। संप्रभुता 2 तरह की होगी, इंटरनल और एक्सटर्नल। ध्यान रखिएगा, दोनों तरह की जब सोवरेनिटी होगी तभी कोई देश स्टेट बनेगा। ठीक है, एक चीज ध्यान से सुनिएगा। यहां पे देखिए, 1947 के पहले का जो इंडिया था, क्या वो स्टेट था? बताइए, आप बताइए, क्या 1947 के पहले का जो भारत था क्या वो राज्य था? नहीं था, नॉट द स्टेट। कैसे नहीं था? गवर्नमेंट
गवर्नमेंट तो थी लेकिन संप्रभु नहीं थी, गुलाम था देश, इंग्लैंड से शासन हो रहा था। यही मैं समझाना चाह रहा हूं, संप्रभुता बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब अगर ये नहीं है, अब देखिए आप इंडिया को कंट्री बोलोगे कि नहीं बोलोगे ज्योग्राफी पढ़ते समय, है इंडिया देश हुआ कि नहीं हुआ, मगर स्टेट नहीं हुआ, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट बनेगा कि अगर देश में, ये जो देश है, क्या सारे देश राज्य होते हैं? आंसर दीजिए, क्या सारे देश राज्य हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन सारे राज्य देश जरूर होंगे। सही बोला हमने, करेक्ट बोला। कि देखिए अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, इंडिया कंट्री तो था मगर स्टेट नहीं था, क्योंकि इंडिया के पास में अपनी संप्रभुता नहीं थी, ठीक। अब आप और एग्जांपल ले सकते हो तिब्बत का, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तिब्बत का, तिब्बत के ऊपर चाइना का आक्रमण हुआ, इन्वेजन हुआ, तो तिब्बत में जो धर्मगुरु थे दलाई लामा, वो धर्मगुरु, वहां पे टाइटल है दलाई लामा का, नाम नहीं है उनका वो, ठीक है। वो भारत में चले आए और भारत ने उनको शरण दी, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में वो रहने लगे और वहां से वो सरकार को चलाने लगे। अब आप मुझे बताइए तिब्बत का जो स्टेटस होगा, क्या तिब्बत स्टेट है? फटाफट से आंसर बोलिए। हाँ, क्या तिब्बत स्टेट है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए यहां पे नहीं, यहां पे एक फैक्टर नहीं है, कई फैक्टर है। पहला पॉइंट सुनिएगा, पहला पॉइंट, तिब्बत में कुछ लोग तिब्बत में रहते हैं, कुछ इंडिया में रहते हैं, तो तिब्बत के पास अपनी ज्योग्राफिकल टेरिटरी नहीं है, पहला पॉइंट। हमने आपसे अभी बोला था कि तिब्बत में सरकार भी, मतलब जो दलाई लामा सरकार इंडिया से ऑपरेट कर रहे हैं, सही मायने में तो वो सरकार भी स्वतंत्र नहीं हो सकती। आप अगर सरकार का मीनिंग पढ़िए तो सरकार के मीनिंग में क्या लिखा हुआ है? सरकार के मीनिंग में लिखा हुआ है कुछ लोगों का समूह जो निश्चित भूभाग के ऊपर, हाँ अब देखो इनके पास तो इनका निश्चित भूभाग है ही नहीं और जनसंख्या होनी चाहिए वहां पर, जनसंख्या कुछ यहाँ है कुछ तिब्बत में है, तो वो भी क्राइटेरिया फेल हो गया। और लास्ट क्राइटेरिया, वो सरकार संप्रभु नहीं है क्योंकि चाइना का कंट्रोल है वहां पर, तो तिब्बत स्टेट नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सब कंसेप्ट है, अगर ये आपके वीक रह जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। हम लोग ने बात की सॉवरेनिटी, एक शब्द होता है सुजरैनिटी, लेकिन हम लोग यहां पर बात करें सॉवरेनिटी की। सॉवरेनिटी का मतलब होगा सर्वोच्च अधिकार, मतलब डिसीजन लेने की अंतिम शक्ति। आपने देखा होगा फैमिली में कुछ डिसीजंस मदर लेती हैं, मम्मी, कुछ पापा लेते हैं, लेकिन जो मम्मी का निर्णय होगा वो संप्रभु नहीं होगा, ठीक है। जो मदर का डिसीजन होगा वो संप्रभु नहीं होगा, लेकिन जो फादर का डिसीजन होगा वो संप्रभु होगा। अब मम्मी बहुत खतरनाक है तो अलग बात है, लेकिन अगर नॉर्मल केस में देखा जाएगा तो जो मदर के पास में संप्रभुता, सुप्रीम अथॉरिटी नहीं होगी, फादर के पास में होगी। फादर मदर के डिसीजन को पलट भी सकते हैं, मगर फादर के डिसीजन को कोई नहीं पलटेगा, तो कहा जाएगा कि फादर में संप्रभुता है, ठीक है। ये होता है सोवरेनिटी का मीनिंग। तो ये हम लोग ने बात की इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल का क्या मीनिंग होगा? आंतरिक मामलों में जब 370 हटा तो इंडिया के ऊपर दुनिया भर से प्रेशर पड़ा, जिसमें तुर्की का प्रेशर था, पाकिस्तान का था, चाइना का था, जिसमें ईरान भी कभी कभी अपना रूप दिखा देता है, लेकिन फिर भी 370 को दोबारा जोड़ा नहीं गया कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों? भारत की सरकार संप्रभु है, आंतरिक मामलों में कोई भी निर्णय ले सकती है और उसके कोई भी देश भारत के निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता। अगर इन्फ्लुएंस कर रहा है तो यहां पे संप्रभुता सवालों में आ जाएगी, ठीक है। आपने देखा एक्सटर्नल सोवरेनिटी, बाहरी मामले, इंडिया के संबंध कभी कभी रूस के साथ गहरे होते हैं, जब कांग्रेस आती है तो रूस के साथ गहरे हो जाते हैं, जब भाजपा की गवर्नमेंट आती है तो उसमें भी भाजपा के भी रिपब्लिकन पार्टी से गहरे होते हैं अमेरिका में, जिस पार्टी के ट्रम्प थे, क्योंकि दोनों की विचारधारा
लगभग सिमिलर है। तो अब मान लीजिए कि इंडिया की करीबी रूस के साथ में हो रही है, तो अमेरिका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो क्या अगर इंडिया पीछे हट जाएगा, किसके डर से? अमेरिका के डर से, तो उस केस में क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा कि भारत की जो बाह्य संप्रभुता है, एक्सटर्नल सोवरेनिटी क्वेश्चन में आ गई है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1971 में जब इंदिरा गांधी ने जो पूर्वी पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान, वहां पे जब उन लोगों को आजाद कराया, तो अमेरिका का इंदिरा गांधी के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रेशर था। इतना प्रेशर शायद ही कभी अमेरिका ने भारत के ऊपर डाला होगा जितना प्रेशर उस समय डाला गया था। 1960s में भी जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, तो उस समय भारत में एग्रीकल्चर का शॉर्टेज हो गया था। उसमें भी अमेरिका ने एग्रीकल्चर की सप्लाई रोक दी थी कि जब भारत पाकिस्तान से युद्ध कर रहा था। तो अमेरिका का जो स्टैंड रहा है वो दोहरा स्टैंड रहा है। वो कभी इंडिया के फेवर में आता है, कभी पाकिस्तान के फेवर में। वो अपना व्यक्तिगत हित देखना चाहता है। तो यहाँ पे जो जिस इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार अगर अमेरिका के दबाव में आकर पीछे हट जाती, तो वहां भी क्या होता? कह सकते हैं कि बाहरी संप्रभुता सवालों के घेरे में आ जाती। आया समझ में आप लोग को? इसका मतलब एक्सटर्नल सोवरेनिटी का मतलब होगा कि भारत की सरकार बाहरी मामलों में कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। वो किसी भी वजह से, किसी भी कारण से इन्फ्लुएंस नहीं होगी, प्रभावित नहीं होगी। यह है एक्सटर्नल सोवरेनिटी। ठीक है, अब एक काम करिए, आप जहां पे लिखा था उसके आगे चौथा नंबर डालिए, चौथा डालिए और लिखिए संप्रभुता, सोवरेनिटी। ये शब्द आप प्रीएम्बल में भी पढ़ेंगे, संप्रभुता, सोवरेनिटी। सोवरेनिटी लिख लीजिएगा, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च शक्ति, सुप्रीम पावर, सर्वोच्च शक्ति, सुप्रीम पावर। अब इसी को चार्ट बना लीजिए जल्दी से। लिखिए आंतरिक संप्रभुता, बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता, यहां पे लिखो आंतरिक संप्रभुता, बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक में लिखिए आंतरिक मामलों में सर्वोच्च शक्ति। इंटरनल में लिखिएगा आंतरिक मामलों में सर्वोच्च शक्ति, आंतरिक मामलों में सर्वोच्च शक्ति। और एक्सटर्नल में लिखिएगा बाह्य मामलों में, बाहरी मामलों में सर्वोच्च शक्ति, बाहरी मामलों में सर्वोच्च शक्ति। ठीक है, ये अब देखिएगा, ध्यान से देखिए, हम लोगों ने 4 एलिमेंट पढ़े। इन चारों एलिमेंट को मिलाकर क्या बना? स्टेट। ये स्टेट हुआ। ठीक है, तो अभी जो 4 एलिमेंट हम लोगों ने लिखे थे स्टेट होने के लिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनमें एक क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस के पेपर में। उसने कहा था कि नीचे जो दिए गए हैं तत्व, उनमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है स्टेट होने के लिए। और इसमें चारों वही एलिमेंट लिखे हुए जो मैंने अभी आपको बताया। अब बताइए चारों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? संप्रभुता, चौथा एलिमेंट। यानी कि अगर संप्रभुता नहीं है तो देश कहीं ना कहीं गुलाम बन सकता है। ठीक है, तो सोवरेनिटी होनी बहुत जरूरी है, सरकार में होती है। ठीक है, अब एक काम करिएगा, इसी के बाद 2-3 लाइनें कुछ और लिख लीजिएगा। इसी को लेकर लिखिएगा सरकार, सरकार, सरकार राज्य की ओर से, सरकार, सरकार राज्य की ओर से संप्रभुता का इस्तेमाल करती है। सरकार
राज्य की ओर से संप्रभुता का इस्तेमाल करती है। ये बात समझ में आ गई आपको? संप्रभुता निहित किसमें है? स्टेट में, लेकिन स्टेट की ओर से कौन उसका इस्तेमाल करता है? सरकार। ठीक है, देख लीजिएगा, ब्रैकेट में लिख लो कि संप्रभुता राज्य में निहित होती है। संप्रभुता राज्य में निहित होती है। सोवरेनिटी वेस्ट इन द स्टेट, बट गवर्नमेंट एक्सरसाइजेज द सोवरेनिटी ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। तो ये हुआ आपका कंसेप्ट की स्टेट होता क्या है। क्लियर हो गया पॉइंट स्टेट? ठीक, चलिए अब 2-3 क्लास तो आपकी बेसिक्स में ही जाएंगी, तब जाके मैं कंटिन्यू करूंगा आपका। अब आप लोग एक काम करिएगा, छोटा सा नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, लिखिएगा ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, शासन के अंग। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, शासन के अंग। शासन के अंग। शासन के अंग। देखिए इसमें यह कहा गया कि जो पावर होगी वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में या एक समूह के हाथ में कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल आया। सेपरेशन ऑफ पावर्स का। अब देखिए यहां पे डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर और डेवोल्यूशन ऑफ पावर, फ्यूजन ऑफ पावर सब अलग अलग हैं। एक व्यक्ति था मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने एक बुक पब्लिश कराई थी, स्पिरिट ऑफ लॉ। स्पिरिट ऑफ लॉस। इस बुक में इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल दिया था। सेपरेशन ऑफ पावर का, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का। अब जो उस समय 15-16 सेंचुरी की बात है ये। उस समय फ्रांस में, आप जानते हो कि फ्रांस में, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, 1789 से 1799 तक फ्रांस की क्रांति थी। ये बात पता है आप लोगों को? फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसे कहा जाता है, 1789 से 99 तक। तो उस समय फ्रांस में राजतंत्र हुआ करता था, मोनार्की थी, ये भी आपको पता होगा। ठीक, बाद में यही मोनार्की तो उखाड़ फेंकी गई जब गणतंत्र आया फ्रांस में। तो फ्रांस में क्या था उस टाइम पर? राजतंत्र था। और जो फ्रांस में राजा होता था उसी के पास में सारी शक्तियां होती थी। कानून बनाने की शक्ति, उसे लागू कराने की शक्ति, और ना लागू कराने पे या ना पालन करने पे दंड देने की शक्ति। ये सारी शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती थी, कंसंट्रेट होती थी। तो फ्रांस, सिंस जो मॉन्टेस्क्यू थे ये फ्रांस से थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि अगर राजतंत्र होगा, मोनार्की होगी, तो व्यक्ति इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो लोगों की स्वतंत्रताओं को भी छीन सकता है, करप्शन बढ़ सकता है। तो उसी बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए मॉन्टेस्क्यू ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सेपरेशन ऑफ पावर्स का। तो आपको ये समझना होगा, अगर आप देखिए ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, आप इसको बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते इस प्रिंसिपल को, क्योंकि पूरा अमेरिका का सिस्टम इसी के ऊपर बना हुआ है, सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर। और आज की डेट में दुनिया का लगभग हर देश जहां पर लोकतंत्र है वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर जरूर होगा, शक्तियों का पृथक्करण। अब ये बात अलग है कि शक्तियों का पृथक्करण कठोर भी हो सकता है और लचीला भी हो सकता है। तो अमेरिका ने कठोर शक्तियों का पृथक्करण अपनाया है। अमेरिका ने, मैं आगे पढ़ाऊंगा ये नेक्स्ट क्लास में, अमेरिका ने कठोर शक्तियों का पृथक्करण अपनाया है।
लेकिन भारत ने लचीला अपनाया है, क्योंकि सिस्टम अलग अलग है। हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इस वजह से अमेरिका में शक्तियों का पृथक्करण कठोर है, भारत में लचीला है। तो मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल दिया, और मॉन्टेस्क्यू का कहना था कि किसी एक व्यक्ति या एक ग्रुप के हाथ में शक्तियां कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए, शक्तियां पृथक होनी चाहिए, शक्तियां बंटनी चाहिए। और शक्तियां किन में बंटनी चाहिए? शक्तियां ऑर्गन्स में बंटनी चाहिए। वो ऑर्गन किसके होंगे? सरकार के ऑर्गन्स होंगे। तो इन्होंने 3 ऑर्गन बताए। पहला ऑर्गन, कानून बनाने की शक्ति विधायिका में होनी चाहिए, लागू कराने की शक्ति कार्यपालिका में होनी चाहिए, और अगर विवाद होते हैं तो उसका निपटारा कराने की, दंड देने की शक्ति न्यायालय में होनी चाहिए। तो यहां से 3 ऑर्गन्स डेवलप हुए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये लेजिस्लेचर होगा, ये एग्जीक्यूटिव होगी, ये जुडिशरी होगी। ये 3 ऑर्गन्स हो गए सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से। ऑर्गन्स इसको कहा जाता है शासन के अंग या सरकार के अंग या राज्य के अंग। और शक्तियों के बेसिस पर बांट दिया गया इनको कि कौन सी शक्ति का प्रयोग कौन करेगा। कानून बनाने की शक्ति का प्रयोग विधायिका करेगी, लागू कराने की शक्ति का प्रयोग कार्यपालिका करेगी, और विवादों का निपटारा कराने की शक्ति का प्रयोग या दंड देने की शक्ति का प्रयोग, पनिश करने की शक्ति का प्रयोग न्यायपालिका या जुडिशरी करेगी। ये आपका सेपरेशन ऑफ पावर है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? इस सिद्धांत का इंपॉर्टेंस क्लियर हो गया क्या है सेपरेशन ऑफ पावर। अब देखिए, हम लोगों को एक एक ऑर्गन को शॉर्ट में पढ़ना है। हम आपको केवल यहां पर बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे, आगे चल के ये ऑर्गन्स डिटेल में पढ़ने होंगे। यहां पर शॉर्ट में इन ऑर्गन्स को पढ़ना है ताकि आगे की जो क्लासेस है वो कवर हो जाए। तो इसमें सबसे पहला ऑर्गन आप कॉपी पे बनाइएगा, इसको लिखिएगा नंबर 1 लेजिस्लेचर, विधायिका। विधायिका, लेजिस्लेचर, विधायिका। ब्रैकेट में लिखिएगा कानून निर्माण या विधि निर्माण की संस्था, लॉ मेकिंग बॉडी। लॉ मेकिंग बॉडी, कानून निर्माण या विधि निर्माण की संस्था, लॉ मेकिंग बॉडी। विधायिका, इसको व्यवस्थापिका भी बोलते हैं, कभी कभी विधायिका भी बोलते हैं। तो लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक, ये बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन है लेजिस्लेचर। अब देखिएगा, ये जो लेजिस्लेचर होगा ये 2 तरह का हो सकता है। विधायिका 2 तरह की हो सकती है। पहली, एक सदनीय, इसको कहेंगे यूनिकैमरल। एक सदनीय यूनिकैमरल। और ये होगी द्विसदनीय, बाइकैमरल, यूनिकैमरल, बाइकैमरल। क्लियर हो गया यहां तक? अब देखिए, यूनिकैमरल का मतलब होगा सिर्फ एक सदन होगा, सिर्फ एक हाउस होगा। ठीक है, और वो हाउस होगा जनता का सदन, जनता का सदन। एक हाउस होगा जिसमें जनता का प्रतिनिधित्व होगा, जिसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल होगा। ये होगा एक सदन। और इसका एग्जाम्पल है यूनिकैमरल का चाइना। चाइना में केवल एक सदन है बस। ठीक है, एक सदनी विधायिका चाइना में। तो यूनिकैमरल का मतलब होगा एक सदन, और उस सदन में जनता का प्रतिनिधित्व होगा, तो वो जनता का सदन हो गया। जिसे इंडिया में जिसे लोकसभा कहा जाता है, ठीक है, वो जनता का सदन हो गया। इंग्लैंड में जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स। अमेरिका में जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। तो ये आपके कुछ मेन हमने आपको बताया कि ये हो गया आपका जनता का सदन।
यानी जहां पे जनता का प्रतिनिधित्व होता है, जनता का सदन। ठीक है, अब आइए द्विसदनीय विधायिका के ऊपर। इस द्विसदनीय विधायिका में 2 सदन होंगे, 2 हाउसेज होंगे। एक होगा जनता का सदन, एक होगा राज्यों का सदन। राज्यों का सदन, जनता का सदन, राज्यों का सदन। ठीक, जनता के सदन में जनता का प्रतिनिधित्व होगा। एग्जाम्पल के तौर पे लोकसभा, जनता का प्रतिनिधित्व होगा, और राज्यों के सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा। तो नीचे स्टेट का प्रतिनिधित्व होगा। एग्जाम्पल के तौर पे राज्यसभा इंडिया में, अमेरिका में सीनेट, अमेरिका में सीनेट, वहां का अपर हाउस है सीनेट, इंडिया में राज्यसभा। तो द्विसदनीय विधायिका, एक सदनीय विधायिका। अब एक चीज सुनिए ध्यान से, देखिए हम लोगों ने देखा कि कहीं पर एक सदन है और कहीं पर 2 सदन है। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि इस देश में, इस राज्य में एक सदनीय विधायिका होगी, इस राज्य में द्विसदनीय विधायिका होगी? ये कैसे डिसाइड होगा? बताइए, क्वेश्चन समझ पाए आप लोग मेरा? कहीं कहीं पर एक सदन है, कहीं कहीं पर 2 सदन है। ये कैसे डिसाइड होगा कि यहां एक सदन होगा या 2 सदन होंगे? अब देखिए, इसका जो मेन रीजन है वो क्या है? इसका मेन रीजन है कि जिस राज्य में संघात्मक ढांचा होगा, ठीक, जहां पर फेडरल स्ट्रक्चर होगा, अब ये आपको नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा बताऊंगा डिटेल में, जहां संघात्मक ढांचा होगा शासन का, शासन का जहां पर संघात्मक ढांचा होगा, संघात्मक ढांचा होगा, वहां पर ध्यान रखिएगा, वहां पर बाई कैमरल द्विसदनीय विधायिका होगी। ठीक, एक जनता का सदन होगा और एक राज्यों का सदन होगा। क्योंकि संघात्मक प्रणाली में, अगर आप अभी शॉर्ट में पढ़ेंगे, आगे चल के डिस्कशन होगा, ये संघात्मक प्रणाली का मतलब ये होता है कि उस देश में, उस राज्य में 2 लेयर पर सरकार होगी। ठीक है, एक स्टेट के ऊपर होगी, स्टेट के लेवल पर होगी, और एक केंद्र के लेवल पे होगी। संघात्मक ढांचे का एक सिंपल मीनिंग होता है जहां पर शक्तियों को बांटा जाएगा केंद्र और राज्य के बीच में, यानी कि यहां पे डिवीजन ऑफ पावर होगा। क्या होगा? अब देखिए, यहां वो सेपरेशन था, ये डिवीजन होगा। तो यहां पे कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, शब्द क्लियर ही नहीं है तो दिक्कत होगी। यहां पे शक्तियों का विभाजन होगा, वहां पर शक्तियों का पृथक्करण था। अब दोनों में क्या डिफरेंस बनेगा? देखिए, शक्तियों का जो पृथक्करण होगा वो ऑर्गन्स के बीच में होगा। शक्तियां किन में बांटी जाएंगी? ऑर्गन्स के बीच में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लेकिन जो डिवीजन ऑफ पावर होगा ये किसके बीच में होगा? ये सेंटर और स्टेट के बीच में होगा। समझ पाए कि नहीं? सेंटर और स्टेट के बीच में होगा, ये होगा डिवीजन ऑफ पावर, वो था सेपरेशन ऑफ पावर। मैंने बोला था दोनों शब्दों में डिफरेंस होता है। यहां पर केंद्र राज्य के बीच शक्तियां बटेंगी, वहां पर ऑर्गन्स के बीच शक्तियां बटेंगी। ठीक है, ये होगा सेपरेशन ऑफ पावर। तो जो संघात्मक ढांचा होगा उसका मतलब होगा कि राज्यों का भी अपना अस्तित्व होगा, स्टेट का अपना एक एग्जिस्टेंस होगा, और वहां पर उस राज्य में संविधान के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा शक्तियां किसमें किसमें बांटी जाएंगी? सेंटर और स्टेट में। अगर आप थोड़ा बहुत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे तो आपने एक अनुसूची पढ़ी होगी, 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल आप लोगों में से किसी ने पढ़ा हुआ है, सुना है इसके बारे में? 7वीं अनुसूची हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल थे। उसके बाद धीरे धीरे संशोधन के माध्यम से 12 अनुसूची हो गई। ठीक है, तो उसमें एक 7th शेड्यूल है, और 7th शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं,
इसमें 3 लिस्ट हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट के ऊपर, यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट या वो विषय लिखे हुए हैं जिन पर संसद लॉ बनाएगी। स्टेट लिस्ट में वो विषय हैं जिन पर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा। कॉन्करेंट लिस्ट में वो विषय हैं जिन पर दोनों लॉ बना सकते हैं। ये आपका 7th शेड्यूल हो गया। मुझे ये बताइए, 7th शेड्यूल ही तो है डिवीजन ऑफ पावर, ठीक? यही तो है शक्तियों का विभाजन। यानी कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जिस देश में, जिस राज्य में शासन प्रणाली संघात्मक होगी, संघात्मक प्रकृति की, फेडरल नेचर की होगी, वहां पर कितने हाउस होंगे? 2 सदन होंगे। एक जनता का सदन तो होगा ही होगा, एक्स्ट्रा कौन सा हाउस होगा? राज्यों का सदन। राज्यों का सदन का मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट, जहां राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा, जहां पे स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होगा। ये है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। कोई दिक्कत यहां तक? तो एक लाइन में आपको खाली लिखना है कि ये जनरल रूल है, ये साधारण नियम है कि जिस राज्य में शासन की संघात्मक प्रणाली होगी वहां पर द्विसदनीय विधायिका होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आगे चलकर और डिटेल में कंसेप्ट बनेंगे तो और क्लियर हो जाएगा समझना आपके लिए कि जनता का सदन, राज्यों का सदन क्यों। अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए, देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपने देखा होगा कि अक्सर जो जनता का सदन होता है इसको लोअर हाउस कहा जाता है। सुना होगा आप लोगों ने। मैं आपको ये भी चीज क्लियर कर देता हूं आज। कई लोग यहां पर क्वेश्चन क्रिएट करते हैं कि लोअर अपर का क्या कंसेप्ट है। देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जो जनता के सदन है, जितने भी जहां पर जनता का प्रतिनिधित्व होता है, उसको क्या कहा जाता है? लोअर हाउस। लोअर हाउस का मतलब निम्न सदन, ठीक। और जो राज्यों के सदन होते हैं इनको कहा जाता है अपर हाउस। ऐसा क्यों? नहीं, हम तो अलग अलग लिख दिया ना हमने। यहां पे जनता का प्रतिनिधित्व होगा ना जनता के सदन में। राज्यों में जनता का प्रतिनिधित्व कैसे हो जाएगा? राज्यों में राज्यों का होगा, स्टेट का प्रतिनिधित्व होगा, ठीक। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जनता के सदन को लोअर हाउस, राज्यों के सदन को अपर हाउस क्यों कहा जाता है? हाँ, और बताइए। देखिए, पहला रीजन ये है कि ये परंपरा ब्रिटेन में चली। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। लाख रट लोगे कोई मतलब नहीं एग्जाम में क्वालिफाई करने का। ये जो प्रथा थी ये ब्रिटेन से उड़ी। अब पहले ब्रिटेन के बारे में समझिए। आप जानते हो कि ब्रिटेन की जो संसद है, पार्लियामेंट बोलते हैं ब्रिटेन में, संसद है ब्रिटेन की, उसमें 2 हाउस हैं। एक है हाउस ऑफ कॉमन्स, एक है हाउस ऑफ कॉमन्स, ये वहां का जनता का सदन है। एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक। ये वहां पे राज्यों का सदन नहीं है, ये लॉर्ड्स का सदन है। इसमें लॉर्ड्स बैठते हैं। लॉर्ड्स कौन होते हैं? ये वंशानुगत भी होते थे। फादर लॉर्ड बेटा लॉर्ड बनेगा, उसका बेटा लॉर्ड बनेगा। और ये एलिट क्लास सोसाइटी, बहुत अमीर वर्ग होता था। तो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे ये अपने आप को ऊंचा कहलवाते थे, ठीक है। ये अपने आप को ऊंचा कहलवाते थे, तो इनको वहां पे कहा गया अपर हाउस। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? लॉर्ड्स क्या बोलते थे कि हम ऊंचे हैं। ब्रिटेन में इन दोनों हाउस में जबरदस्त संघर्ष चला और ये संघर्ष तब खत्म हुआ जाके जब 1911 में ब्रिटेन में एक लॉ बनाया गया। उसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट, या आप कह सकते हो 1911 का संसदीय कानून।
इसके माध्यम से इन दोनों में जंग हल्की हुई थी, अदरवाइज इन दोनों में बड़ा संघर्ष होता था ब्रिटेन में। हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते थे हम ऊंचे हैं, ठीक, क्योंकि ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किसका प्रतिनिधित्व होता था? लॉर्ड्स का। लॉर्ड्स ऊंचे माने जाएंगे, इसमें जनता का होता था, तो जनता लॉर्ड से तो नीचे ही होगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? इसलिए इसको क्या कहा जाने लग गया ब्रिटेन में? अपर हाउस। इसको क्या कहा जाने लग गया? लोअर हाउस। अब देखिएगा, लोअर हाउस, यही प्रथा अमेरिका में पहुंची। अमेरिका में जो वहां पे जनता का सदन है वो है अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और जो क्योंकि अमेरिका में लॉर्ड्स का कोई सदन नहीं है, अमेरिका में राज्यों का सदन है जिसे सीनेट बोलते हैं, तो वहां सीनेट को क्या कहा गया? अपर हाउस। मतलब आप ऐसे समझ लो कि जनता के सदन को लोअर हाउस कहने की प्रथा ही चल पड़ी। समझ में आ गया आप लोग को? जनता के सदन को लोअर हाउस कहा गया हर जगह। यही चीज भारत में शामिल कर ली गई। भारत में लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। एक तो ये तरीका है कि एक तो ये कारण है कि ये सिस्टम ही इस तरीके से बनता है। दूसरा ये भी कहा जाता है इंडिया में कि जो इंडिया में जो लोकसभा है उसमें चुनाव लड़ने की जो एलिजिबिलिटी है वो 25 साल है। समझ में आया आप लोग को? और राज्यसभा में चुनाव लड़ने की एलिजिबिलिटी 30 साल है। तो राज्यसभा को कभी कभी हम लोग एल्डर्स चैम्बर भी कह देते हैं, बड़े लोगों का सदन। लोकसभा छोटे लोगों का सदन भी बोल देते हैं। तो अगर आप राज्यसभा को बड़े लोगों का सदन बोलोगे तो उसे अपर हाउस भी बोल सकते हो, लोकसभा को लोअर हाउस भी बोल सकते हो। ये सबके मन में कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअली में लोअर अपर का कंसेप्ट क्या है। तो इसको समझने के लिए आपको ब्रिटेन को समझना पड़ेगा, उसके बाद अमेरिका, फिर इंडिया। और दूसरा कारण है एज क्राइटेरिया को लेकर, कम एज में चुनाव हो सकता है, अपर हाउस। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे स्टेट के अंदर, अगर मैं एक राज्य की बात करूं तो राज्य में भी विधानमंडल होते हैं। अगर दो सदन है राज्य में तो एक होगा विधानसभा, एक होगा विधान परिषद। जैसे यूपी में विधानसभा विधान परिषद दोनों है, तो विधान परिषद को यूपी में अपर हाउस कहा जाता है। सुना है कभी आप लोगों ने? उच्च सदन बोला जाता है, विधानसभा को निम्न बोला जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो निम्न का मतलब क्या निकल के आ रहा है? हर जगह आप देख रहे हो जो जनता का सदन है वो निम्न सदन है, बस। जो दूसरा वाला सदन है वो उच्च सदन है। क्या करें आप? हाँ, ठीक है। तो ये समझ पाए अपन लोअर क्या? देखिए नहीं, वो तो अलग अलग डिपेंड करेगा यार, उस स्टेट की नेचर को देखते हुए। अमेरिका की बात करूं अगर मैं, तो अमेरिका में सीनेट ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अमेरिका राज्यों से मिलकर बना है और राज्यों की ताकत अमेरिका में ज्यादा है। तो ये इस क्वेश्चन का हम स्टेट आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि आपको उस देश की प्रकृति देखनी पड़ेगी। इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो इंडिया में लोकसभा ज्यादा ताकतवर मानी जाती है राज्यसभा से। लेकिन अगर आप इंग्लैंड की बात करेंगे तो वहां पे 1911 तक तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ताकतवर थी, उसके बाद हाउस ऑफ कॉमन्स ताकतवर हो गई। ठीक है, तो ये आपको उस स्टेट की नेचर को देखने पर पता चलेगा कि वहां पे कौन सा हाउस ताकतवर होगा। जैसे इंडिया में अगर आप बात करेंगे, इंडिया में जब मैं आपको संसद पढ़ाऊंगा तो मैं आपको राज्यसभा लोकसभा की शक्तियों में कंपैरिजन भी कराऊंगा। कुछ मामलों में इंडिया में राज्यसभा ताकतवर है, कुछ मामलों में, और कुछ मामलों में लोकसभा ताकतवर है। जैसे इंडिया में अगर आप बात करेंगे तो इंडिया में जो धन विधेयक होता है, मनी बिल, वो केवल लोकसभा में ही आ सकता है। बजट लोकसभा से ही पारित होते हैं। तो और भारत में जो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोकसभा में ही होती है वो। इसलिए कुछ मामलों में लोकसभा ताकतवर है, कुछ मामलों में राज्यसभा ताकतवर है, कुछ मामलों में दोनों बराबर की शक्तियां रखती हैं। हाँ, कह सकते हो, क्योंकि ये सीधा सीधा जनता का प्रतिनिधित्व करती है ना। ये डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से लोग यहां पर आते हैं, तो ये लोकतंत्र को भी और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाती है देश को। अपर हाउस में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है तो उतना लोकतांत्रिक नहीं है जितना लोकसभा होती है या जितना जनता का सदन होता है। तो अब मुझे बताइए
आपको पहला ऑर्गन समझ में आ गया, विधायिका क्या होती है, कितने तरह की होती है और इसके पीछे क्या क्या कंसेप्ट है, लोअर क्यों, अपर क्यों, जनता का सदन क्यों, राज्यों का सदन क्यों। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे बताओ दुनिया का सबसे ताकतवर अपर हाउस कौन सा है, क्या आंसर दोगे? सीनेट। सीनेट सीनेट दुनिया का सबसे ताकतवर अपर हाउस है। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। और अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे ताकतवर लोअर हाउस कहां का है, तो ब्रिटेन का है, ब्रिटेन का, क्योंकि यहां पे कुछ बातें ऐसी हैं जो भारत में लोअर हाउस को थोड़ा कमजोर कर देती हैं। भारत में, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स सबसे ताकतवर माना जाता है। ठीक है, इसके पीछे मैं बात करूंगा जब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में बात करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका एक ऑर्गन कंप्लीट हो गया, विधायिका। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिएगा। ये लिख लिया आप लोगों ने? क्या नहीं लिखा बताइए? राज्यों का सदन लिखा होगा आपने, बस ठीक है इतना। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना रिवाइज करके आइएगा। अभी कम से कम 3 दिन तक तो मैं बेसिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा लेवल अपना बढ़ा देंगे। ठीक, उसमें देखिए, उसमें मैं आपको बता देता हूं उसको कैसे पढ़ना है होगा हम लोगों को। देखिए, उसमें असल में कुछ बेसिक लॉ जो इंडिया के हैं वो पूछे जाते हैं। अगर ऐसे लिस्ट बनाओगे तो कम से कम 29-30 कानून निकल के आ जाएंगे। और 4 मार्क्स 8 नंबर के लिए, या ये कहिए कि 4 क्वेश्चन के लिए इतना पढ़ना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको संविधान ज्यादा पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। ठीक है, अगर हम बेसिक लॉ की बात करेंगे तो यहां पे कुछ लॉ में लिख देता हूं जो सही से पढ़ लेंगे। सबसे पहला है उसमें आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं, एक सवाल आपको आईपीसी से मिलेगा। उसके बाद में है आपका सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता। उसके बाद में कुछ छोटे छोटे मिसलेनियस लॉ जैसे SC/ST एक्ट हो गया आपका, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया। उसके बाद में आपका डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, डाउरी प्रोहिबिशन, दहेज जिसको बोलते हैं डाउरी प्रोहिबिशन, दहेज निषेध अधिनियम। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब घरेलू हिंसा अधिनियम। उसके बाद में आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ कानून हैं, उनको देख लेंगे शॉर्ट में। एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उसके बाद में एक लॉ है मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट। तो ये आपके मेन लॉ हो गए। ठीक है, मेन कानून है इतने आपके, इतने तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है ना। और इनमें देखिए, ये तो छोटे छोटे एक्ट हैं सारे, और इनसे क्वेश्चन भी सेट है, कहां कहां से लेवल पूछे जा सकते हैं। आईपीसी बहुत बड़ा है। ठीक है, इसमें टोटल 511 धाराएं हैं और इनमें सब नहीं पढ़नी होंगी, मेन हम लोगों को पढ़नी होंगी। सीआरपीसी में भी कुछ पढ़नी होंगी, जैसे अरेस्ट से रिलेटेड बातें, अरेस्ट, बेल हो गया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, केस लॉ भी इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में तो पढ़ेंगे केस लॉ, और यहां पे भी केस लॉ पढ़ने पड़ेंगे। केसेस का मतलब सुप्रीम कोर्ट के केसेस, प्रिवी काउंसिल के केसेस हो गए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के केसेस हो गए, उनको यहां पे देखना पड़ेगा। और एक चीज और समझ लीजिएगा, एक टॉपिक आपका अलग से पीआईएल दिया हुआ है। पीआईएल, हालांकि पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका,
इसको कहते हैं जनहित याचिका, PIL। ये जो PIL है ये वैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपको पढ़ाएंगे ही, आर्टिकल 32 में और 226 में, लेकिन वहां पे चूंकि पॉलिटी में इतने केसेस इंपॉर्टेंट नहीं है वहां पर, लेकिन आपके मामले में PIL अलग से टॉपिक ही है। तो इसमें हम लोग कम से कम 15 से 20 केसेस के ऊपर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, जो अलग अलग PIL पर अलग अलग निर्णय आए। जैसे एनवायरनमेंट को लेकर MC मेहता के मामले में आया, ठीक है, चाइल्ड लेबर को लेकर MC मेहता के मामले में आया, सेक्स वर्कर्स के रिहेबिलिटेशन को लेकर गौरव जैन के मामले में आया, शिक्षा के अधिकार को लेकर मोहिनी जैन के मामले में आया, और आपने देखा होगा स्पीडी ट्रायल को लेकर हुसैन आरा खातून का केस आया, सुना होगा अगर हुसैन आरा खातून का मामला। उसके बाद में फ्री लीगल एड को लेकर MH हॉस्कॉट का मामला आया, उसके बाद में फ्री मेडिकल एड को लेकर परमानंद कटारा का मामला आया। तो किन किन मामलों में PIL गई और उसमें कौन कौन से निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिए। जैसे नोटा को लेकर, नोटा 2013 में नोटा आया है इंडिया में, तो नोटा किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन को नोटा शामिल करना चाहिए बैलेट पेपर में या EVM में। PUCL के मामले में, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी के मामले में नोटा शामिल करना चाहिए। तो PIL टॉपिक में जब हम PIL पर बात कर रहे होंगे तो कम से कम 15 से 20 केसेस पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक अलग अलग टाइप का टॉपिक यहां पर होगा, क्योंकि पॉलिटी में जब PIL पढ़ोगे जनरल पेपर देते समय इतना गहराई में हमें नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपके सिलेबस में PIL अलग से डाल रखा है, इसलिए इसको पढ़ना पड़ेगा कि किन किन केसेस में क्या क्या डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के आए। ठीक है, इतना हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो ये इतने एक्ट को मोटा मोटा हम लोग को इतने कानून पढ़ के तैयारी रखनी होगी। अगर 4 सवाल आपके आएंगे तो हो सकता है चारों इन्हीं में से आ जाए, लेकिन 3 तो पक्का आएंगे। अगर आप इसके और बाहर निकलोगे तो ऐसे तो करीब 29-30 कानून हैं। उसमें आपका इनकम टैक्स एक्ट भी आ जाएगा, फिर इसमें आपका मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी आ जाएगा, कंपनीज एक्ट भी आ जाएगा, फेमा एक्ट भी आ जाएगा, कंपटीशन एक्ट भी आ जाएगा, फिर तो बहुत सारे लॉ आ जाएंगे। और इसलिए पूरी ताकत आप किस पर झोंकेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। 16 से 18 क्वेश्चन आने हैं उसमें से, इसमें केवल 3 ही 4 क्वेश्चन बनेंगे, तो इतना ही पढ़ने में काफी समय हम लोग को लग जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा पूरा फोकस पहले कॉन्स्टिट्यूशन पर होगा, उसके बाद में हम फिर इस बेसिक लॉ के ऊपर बात करेंगे। तो इसमें जो जो अब देखिए, जितनी भी एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने एक चीज छोड़ दी है, वो ये है कि जितनी भी स्टैच्यूटरी बॉडी हैं, स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब होता है वैधानिक संस्थाएं, वैधानिक संस्थाएं जो किसी कानून से जन्म लेती हैं, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, महिला आयोग हो गया, माइनॉरिटी कमीशन हो गया, ठीक है, उसके बाद में आपका लोकपाल और लोकायुक्त हो गया, उसके बाद में सेंट्रल विजिलेंस एक्ट हो गया, CVC, CBI हो गया। तो इनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि पेपर में पूछ लेता है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा और कितने लोगों की समिति उसका अपॉइंटमेंट करेगी। ये क्वेश्चन भी हम लोग को तैयार करने पड़ेंगे, ताकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। ठीक है, उसमें टाइम भी लगेगा थोड़ा सा इसमें। तो जितनी भी आपकी स्टैच्यूटरी बॉडीज हैं, वैधानिक संस्थाएं हैं, इनके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, कितनी एज रिटायरमेंट की होती है, कैसे हटाया जाता है, और कौन कौन मिलके इनका अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है, ये हमारा अलग से सेपरेट टॉपिक होगा। ये आपका बेसिक लॉ का सिलेबस है। ठीक है, तो हम लोग कल की क्लास में उस पर बात करेंगे।